जेनेटिक्स के बारे में। मैं आपको थोड़ा ये आगे का 30-40 मिनट में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि मेरा रोल क्या होता है आपके बच्चे के केयर में। मैं बच्चों की बुद्धि के डॉक्टर हूँ। आप जानते हो कि हियरिंग ब्रेन से आती है। कान के जो हड्डियां हैं, 3-4 हड्डियां हैं यहाँ, और फिर अंदर ब्रेन के अंदर कनेक्शन होती है। आज हम आपको समझाने वाले हैं कि जेनेटिक्स जो नई चीज है और आनुवंशिक बीमारियां जो है और हियरिंग इम्पेयरमेंट कैसी की डायग्नोसिस और इलाज हम कैसे कर सकते हैं। आज लगभग मैं क्या कवर करने वाली हूँ कि पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको समझाने वाली हूँ कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, हियरिंग इनअटेंशन क्या होता है। फिर हम लोग हियरिंग के कॉजेज, हियरिंग इम्पेयरमेंट के कॉजेज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। फिर जेनेटिक्स की कंडीशन हो तो सिंड्रोम क्या होता है, नॉन सिंड्रोमिक क्या होता है, मैं आपको समझा दूंगी। और फिर जो जेनेटिक की सिंड्रोम्स है उनका पिक्चर कैसा दिखता है, उनका आगे का रास्ता क्या होता है, उनका फ्यूचर क्या है, हम लोग को क्यों जेनेटिक करना चाहिए, कौन सी टाइप्स की जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल है आज दुनिया में, और उनकी फायदा कैसे हो सकते हैं, मुझे क्या फायदा मिलता है जेनेटिक का रिपोर्ट से और आपको क्या फायदा मिलेगा ये जेनेटिक के रिपोर्ट से। तो पहली चीज है कि हियरिंग में दो चीज है। एक है जहां हम लोग को तकलीफ है सुनाई देने में, मतलब इम्पेयरमेंट, और दूसरी है इनअटेंशन, मतलब हम लोग ध्यान नहीं लगाते हैं। समझे, दोनों बच्चों आपको देखने वाले नहीं है, दोनों बच्चों आपको रिस्पॉन्ड देने वाले नहीं है जब भी आवाज आए। पर जो बच्चे को इम्पेयरमेंट है उसको या एमआरआई में या उसका टेस्ट में या उसकी नस पे कुछ असर है और उनके रिपोर्ट में से पता चलेगा कि देखो उसको या हड्डी में प्रॉब्लम है या नर्व में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम है, जिसके कारण से ये बच्चा सुनता नहीं है बराबर। इनअटेंशन के बच्चे क्या होते हैं, जहां सब नॉर्मल है, ये पिक्चर भी नॉर्मल होता है, नस की पिक्चर नॉर्मल होती है, ब्रेन की पिक्चर नॉर्मल होती है, एमआरआई नॉर्मल होता है, बच्चा दूसरी तरह से सब नॉर्मल है, पर आपको ध्यान ही नहीं दे रहा है और सुन नहीं रहा है बराबर, और इसको हम बोलते हैं इनअटेंशन। और कभी कभी बच्चे को इम्पेयरमेंट होता है, जो बच्चे को सुनाई सच में सुनाई नहीं देता है कारण से, और जो बच्चे को इनअटेंशन है जहां उन लोग ध्यान नहीं लगाते, सुनाई देता है, सुन सकते बराबर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, रिस्पॉन्स नहीं देते, कोई बच्चे बीच बीच में है। तो आप सोचोगे कि कैसा पता चले कि मेरे बच्चे को इम्पेयरमेंट है कि इनअटेंशन है। अभी आप सब लोग हैं जहां बच्चे को इम्पेयरमेंट है तो आपका पिक्चर थोड़ा अलग है, पर वो पहले दिनों में जब आपको पता नहीं था कि मेरे बच्चे में क्या तकलीफ है, सुनाई नहीं दे रहा है कि ध्यान नहीं दे रहा है मुझे। जो बच्चे को ध्यान की प्रॉब्लम होती है उनको आई कांटेक्ट थोड़ी कमती है, वो अपने को देखते नहीं है बराबर, वो अपने दुनिया में रहते हैं। वो कभी कभी एक चीज पे अटक गए तो हाथ के साथ खेलना, उंगली के साथ खेलना, बार बार खुदी मारना, जो भी हो, सेंसरी इश्यूज बोलते हैं हम लोग। एक दूसरों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, या अपने दुनिया में एक कोने में रहते अपना ही करते रहते, और उनको बोलने की इच्छा नहीं है, अचानक बोल या शब्द निकलेगी पर बोलने की इच्छा नहीं, और ये हम लोग बोलते हैं इसको ऑटिस्टिक फीचर्स है। और ये जरूरी चीज है पहचानने को, क्यों कभी कभी कोई बच्चे हैं जिसके पास इम्पेयरमेंट भी है और ऑटिस्टिक फीचर्स भी है, और यहाँ ये जो कॉमन ग्राउंड है, जब तक हम ये ऑटिस्टिक फीचर्स को मदद नहीं करें आपकी इम्पेयरमेंट की इलाज सीधी तरह से नहीं होने वाली है। दूसरा इंट्रोडक्टरी थोड़ा आपको समझाने को कि ब्रेन का डेवलपमेंट ऐसा होता है, ये है जन्म और ये है जन्म के पहले। बच्चे की ब्रेन चालू होती है जन्म के पहले। अब देख सकते हो कितना तेज से, ये 2 साल का बच्चा है, पहले 2 साल में कितना ब्रेन उगती है, 1 किलो हो जाती है 1 साल के अंदर, लगभग साइज पे देखोगे तो लगभग 1.5 किलो 300 ग्राम हो जाती है 5 साल के आसपास में, और फिर 1 किलो 600 ग्राम होती है जिंदगी भर, वो थोड़ा 100 ग्राम ज्यादा बढ़ते जाते रहता है। तो मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि ब्रेन की डेवलपमेंट 80% हो जाती है पहले 3-4 साल के अंदर, और हम लोग को जो भी करना है और जहां हम लोग को सबसे ज्यादा फायदा दिखना है अपने को, वो पहले 1 या 2 या 3 साल में करना चाहिए। तो आप देख सकते हो जन्म के पहले से सब चालू हो रहा है। ये है सेंसरी, विजन एंड हियरिंग, 90% चालू होती है जन्म के बाद,
पहले थोड़े महीनों में सबसे ज्यादा होता है और 2-3 साल के बाद उसका लेवल्स थोड़ा कमती हुई। और ये है होशियारी और पढ़ाई जो होती है, तो वो भी 1 साल पे पीक होता है और फिर आस्ते से आप सोचोगे ये उम्र पे बच्चे को पढ़ाई कैसे होता है, पर वो कॉन्सेप्ट लर्निंग का, वो सर्किट्स जो ब्रेन में बनती है, वो सिग्नल जो आती है ब्रेन में, वो सिग्नल सबसे ज्यादा पहले 1 या 2 साल के अंदर होती है। तो ये हल्का इंट्रोडक्शन देने के बाद हम लोग हियरिंग इम्पेयरमेंट पे चालू करें। ये छोड़ो जो लिखा है, पर बेसिकली क्या है, 1000 बच्चों में से 3 बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है। जे बच्चे को एनआईसीयू मतलब न्यूबॉर्न के टाइम पे आईसीयू में रखा गया है, 1 महीना 2 महीना उन लोग आईसीयू में रह के निकलते हैं, तो उन लोग का चांस ज्यादा होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट में। हियरिंग इम्पेयरमेंट की परसेंटेज 6 हो जाती है जैसा उम्र बढ़ती है। मतलब थोड़े चीज है जो जन्म पे आती है और इतने भी चीज है जो जन्म के बाद भी आते हैं। तो हम लोग को देखना है कि देख, जन्म पे तकलीफ हो गया उसका मतलब नहीं हो गया कि नहीं हो सकता है और वापस कुछ हो नहीं सकता है, हो सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है और कभी भी अपने को लगे बच्चा ध्यान से नहीं सुनाई दे रहा है या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हम लोग टेस्टिंग करें। और जो बच्चे को नर्व की प्रॉब्लम होती है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हम बोलते हैं, उनको साथ साथ 30% बच्चे को और भी कुछ होता है। सो 70% को सिर्फ हियरिंग लॉस होएगा और दूसरा कुछ नहीं, पर 30 to 40% बच्चों को हियरिंग लॉस के साथ और भी कुछ होता है। और ये और भी जो होता है यूजुअली ब्रेन के कारण से होती है और उसके लिए अपना मेरा पिक्चर में आने का जरूरी होती है। सो हियरिंग इम्पेयरमेंट कैसे होता है, कंडक्टिव जहां ये हड्डी में होती है, सेंसरी न्यूरल जहां ये नस से होती है इधर, या दोनों होती है, हड्डी और नस की होती है। कैसा आता है अपने को हियरिंग लॉस, कंजेनिटल मतलब जन्म से होती है, और दूसरी है अक्वायर्ड मतलब थोड़े सालों के बाद दिखाई देता है या कुछ कारण से आती है। और कारण क्या होती है, एक है सिंड्रोमिक या नॉन सिंड्रोमिक, और मैं आपको फिर समझाऊंगी कि सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। तो जब बच्चा आता है हियरिंग लॉस के साथ, पहले चीज हम देखें कि ये जन्म से है कि जन्म के बाद से है। जन्म के बाद किस कारण से होता है, दवाई दवाई से कारण से होता है। जिसको बच्चों को सुई लगती है बहुत महीनों और दिनों के लिए, उनको हो सकती है। जिसको ब्रेन में इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस होते है, जिसको चोट लगती है, हेड इंजरी होता है, एक्सीडेंट होता है, स्ट्रोक होता है, लकवा होता है, उनको हियरिंग सेकेंडरी हियरिंग लॉस हो सकता है जन्म के बाद। जन्म की जो हियरिंग लॉस होती है, जन्म की हियरिंग लॉस का मतलब नहीं सबका जेनेटिक है, 60% जेनेटिक है और 40% नॉन जेनेटिक है। अभी नॉन जेनेटिक में क्या दिखता है, सबसे कॉमन है टॉर्च इन्फेक्शंस। उसमें से सबसे कॉमन है रूबेला, कंजेनिटल रूबेला इन्फेक्शन, वो मैं बताऊंगी आपको। फिर जॉन्डिस मतलब पीलिया, जन्म प्रीमैच्योर डिलीवरी, जन्म जल्दी हुआ था, ब्रेन में इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस हुआ था और नियोनेटल पीरियड में उनको दवा दिया था। जेनेटिक के कारण को 2 तरीका से होती है, एक है सिंड्रोमिक जहां एक सिंड्रोम होती है, लगभग 30% को होती है, और 60% को होती है बिन सिंड्रोमिक मतलब सिर्फ जेनेटिक का प्रॉब्लम होता है। किस किस को जेनेटिक का प्रॉब्लम होने का चांस है, जिसको जो बच्चे को पहले से पढ़ाई, स्वभाव, बुद्धि, होशियारी, उन सब का प्रॉब्लम पहले से होता है। तो जो बच्चा बैठना, चलना, बोलना सब लेट होता है, उनको हियरिंग लॉस की चांसेस ज्यादा होती है। जिनको ऑटिस्टिक ट्रेट्स है उनको कभी हो सकता है, और मैंने आपको समझाया कि ऑटिस्टिक ट्रेट्स क्या होता है। जिसको जन्म की बहुत प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन भी हुआ था, जल्दी भी हुआ, पीलिया भी हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, शक्कर गिर गई थी, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम, उनको ज्यादा चांस होता है। जिसको हाई रिस्क, न्यूबॉर्न का हाई रिस्क फैक्टर है, मम्मी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मम्मी को बुखार आया था, इन्फेक्शन हुआ, पानी कमती हुआ, पानी ज्यादा हुआ, बच्चे को प्रॉब्लम है परिवार में, उनको भी ज्यादा चांस होता है। जिसको हम रिश्ते में शादी करते हैं उनका चांस ज्यादा रहता है, और जहां परिवार में या दूसरे बच्चों को या माँ बाप को या किधर भी परिवार में किसी को हो, उनका चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। तो जब कोई मुझे रिफर करता है बच्चा, मैं पहले क्या देखती हूँ, मैं पहले बहुत हिस्ट्री लेती हूँ। ये हिस्ट्री किस बारे में मैं लेती हूँ कि जन्म के पहले क्या था, मम्मी का क्या हाल था, डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ था, डिलीवरी के बाद क्या हुआ था, कौन सी दवा दिया, कितना दिन हॉस्पिटल ऑक्सीजन दिया, क्या पेटी में डाला, क्या, सब मैं पूछताछ करती हूँ।
फिर मैं देखती हूँ कि बच्चे को कुछ जन्म के टाइम पे कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स था क्या, जिसके कारण से मुझे शक लगे कि शायद उसको हियरिंग की प्रॉब्लम होगी। तो फैमिली हिस्ट्री लेती हूँ, मैं पूरा फैमिली का ट्री बना के देखती हूँ कि कौन सी टाइप की आनुवंशिक बीमारी है, कहाँ से आ रही है ये बीमारी, और फिर हम लोग प्लान करेंगे, क्यों मेरी सब टेस्ट उसके ऊपर होती है। फिर मैं देखूंगी कि सिर्फ उसको सुनाई की प्रॉब्लम है कि मुझे शक लगता है कि शायद उसका चलना उम्र के लिए पीछे, उसका दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम दिखता है। पेट तपास करूं तो शायद किडनी का कुछ हो, शायद हृदय का कुछ हो। बच्चा थोड़ा ज्यादा रोता है, बच्चा थोड़ा कमती रोता है, बच्चा का बदन थोड़ा ढीला है, टाइट है, स्वभाव की प्रॉब्लम है, झटके भी आते हैं, अकड़ी भी आती है। तो ये सिर्फ हियरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन के थोड़े और भी असर दिखाई देती है। लास्ट चीज में देखती हूँ कि ये सिर्फ ब्रेन की प्रॉब्लम है, कि ये ब्रेन की भी है और दूसरे बदन के भी ऑर्गन्स है, मतलब हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, हड्डी में प्रॉब्लम है, दूसरा कुछ हो, तो मुझे शक लगे कि शायद ये बच्चा सिंड्रोम का जैसा हो। तो कैसे देखती हूँ? हियरिंग लॉस, जब भी हियरिंग लॉस होता है पर बुद्धि और होशियारी और स्वभाव और न्यूरोलॉजिकल दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है मुझे, तो मैं जेनेटिक टेस्टिंग करती हूँ, ये आइसोलेटेड हियरिंग लॉस है या आइसोलेटेड हियरिंग इम्पेयरमेंट, मोस्ट लाइकली ये जेनेटिक का कारण से है। और हम जेनेटिक का टेस्ट के बाद पहचान करेंगे, जीन आइडेंटिफाई करेंगे, आपको वापस रेफरल कर देंगे और काउंसलिंग कर देंगे फैमिली को कि इसका मतलब क्या होता है। जब मैं टेस्ट करूं और मुझे लगे कि नहीं, उसको सिर्फ हियरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि ब्रेन और न्यूरोलॉजी का और भी कुछ प्रॉब्लम लगता है, तो फिर मैं देखती हूँ कि हाँ, सिर्फ न्यूरोलॉजी है या न्यूरोलॉजी भी है और अदर भी सिस्टम, मतलब बुद्धि और ब्रेन का भी प्रॉब्लम है कि और भी कुछ दिखाई दे रहा है। फिर मैं देखती हूँ कि ये जैसा एक बार हो गया और अभी अटक गया, मतलब वही लेवल है, ना ज्यादा खराब हो रहा है ना ज्यादा फायदा दिख रहा है। ये बीमारी है जो आस्ते से बढ़ रही है, ये हल्का सा है, जोर से है, सिवियर टाइप का है, जो भी हो, फिर भी मैं जेनेटिक का टेस्ट करूंगी और फाइनल पिक्चर काउंसलिंग और रेफरल करेंगे। पर कौन सी जेनेटिक की टेस्ट करूंगी, पिक्चर चेंज हो सकता है। सिर्फ जेनेटिक का टेस्ट करूं या और कुछ टेस्टिंग करूं, पिक्चर चेंज हो सकता है। लॉन्ग टर्म पिक्चर बच्चे का चेंज हो सकता है, इलाज क्या होता है वो भी चेंज हो सकता है। तो ये सब करना बहुत जरूरी है कि हम पहले समझ जाए कि अपने बच्चे की पिक्चर क्या है। हियरिंग, हाँ, आपको सुनाई देता है, और काफी बार माँ बाप मुझे बार बार प्लीज जल्दी साइन कर दो कि कॉकलियर के लिए तैयार है, जल्दी लिख लो कि कॉकलियर मुझे जल्दी करना है, जल्दी करना है। पर वो तैयार नहीं है देखने को कि दूसरे भी प्रॉब्लम्स है साथ में। और जब तक हम दूसरे प्रॉब्लम का देखभाल नहीं करें और जब तक हम दूसरे को पहले पहचानना जरूरी है, फिर हम लोग को थेरेपी करना जरूरी है और फिर उनकी इलाज करना जरूरी है, तो आपका हियरिंग का ट्रीटमेंट में फायदा गिरेगा। सिर्फ कॉकलिया लगा के आंसर नहीं मिलने वाला है आपको। थोड़े चीज जो अपने को शक रखना है कि जब भी शक लगे कि दूसरी कुछ प्रॉब्लम है, तो ऑक्यूपेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, विजन थेरेपी ध्यान रखने का है, और उनको सपोर्ट के लिए भेजे, थेरेपी चालू करे। मैं वापस देखती हूँ 3 महीने में कितना फर्क गिरा बच्चे में। हाँ, बहुत अच्छा फर्क दिखता है, बच्चे में ताकत है अभी कॉकलियर का एक्सेप्ट करने को, चलो जाके कॉकलियर कर लो। 3 महीने के बाद लगे कि नहीं, अभी भी बच्चे में ताकत नहीं है, समझ नहीं है, होशियारी नहीं है, ऑटिस्टिक फीचर्स बहुत ज्यादा है, तो वो कॉकलियर से फायदा इतना नहीं गिरने वाला है। दूसरी चीज है, आपको याद रखना है कि जिसको आइसोलेटेड हियरिंग लॉस भी है, तो याद रखना उन लोग को आगे जाके लर्निंग डिसेबिलिटी, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, एडीएचडी, हाइपर एक्टिविटी, चंचलता, स्वभाव की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो भी हम लोग आपको ट्रेस करके ट्रैक करेंगे कि वो उम्र पे जहां हम लोग को लगे कि ये पिक्चर दिखाई देने वाली है, या आपको आपको समझाने को कि आप तैयार है एक्सेप्ट करने को कि मेरे बच्चे को मुझे थोड़ी मदद देनी पड़ेगी। अभी जब ये अनुवंशिक की बीमारी है, अलग टाइप की इनहेरिटेंस होती है, मतलब अनुवंशिक की 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप है जब ये इनहेरिटेड होती है, मतलब माँ बाप से आती है, ओके। दूसरी टाइप की है जो म्यूटेशन होती है, मतलब बदनसीब से आती है। तो 90% लोग मुझे बोलेंगे, पर मैडम कैसे बोल सकते हैं कि आनुवंशिक है, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मम्मी के परिवार में कोई नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो कि ये आनुवंशिक है?
अनुवंशिक सब में दिखती नहीं है। देखो ये ऑटोजोमल रिसेसिव, ये होता है जब भी हम रिश्ते में शादी करते हैं। हम लोग सबको दो जीन्स चाहिए, एक जो एक ही चीज के लिए हम लोग को दो जीन्स मिलती है, एक मम्मी से मिलती है, एक पापा से मिलती है, समझे? हम सबको, आपको, मुझे, सबको। अभी दोनों जीन्स तेज होने की या करेक्ट होने की जरूरी नहीं होती है। एक भी, ये दो में से, ये डंडी पे देखो दो जीन्स है, इसमें से एक भी अच्छा होना तो आपको जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं गिरने वाली है। तो ये मम्मी पापा है, उनको एक अच्छा मिला, एक खराब मिला। एक खराब मिला, ब्लू रंग का खराब है, पीला रंग का अच्छा है। मम्मी को भी एक खराब मिला, एक अच्छा मिला। जब तक एक अच्छा खराब है उनको कुछ प्रॉब्लम दिखने वाली नहीं है। पर जब वो बच्चे करे बद जैसा हो, पापा ने पहला वाला दिया, एक खराब दिया, मम्मी ने भी एक खराब दिया, इधर पापा ने एक खराब दिया, मम्मी ने एक अच्छा दिया, इधर मम्मी ने एक खराब दिया, पापा ने एक अच्छा दिया, और ये इधर मम्मी और डैडी दोनों ने अच्छा दिया। जब ये दोनों अच्छे मिलते हैं, ये बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ना ये बच्चे में ना उसकी आगे जाके पीढ़ी में। ये दो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, दूसरे और तीसरा वाला बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, पर वो रिश्ते में शादी करेंगे तो उनके बच्चों को होने का चांस रहता है। और ये बच्चा जो है जिसको बदनसीब से दोनों मम्मी और डैडी का खराब जीन मिल गया, उसको बीमारी दिखेगी। तो माँ बाप नॉर्मल दिखते हैं, उनकी परिवार भी सब नॉर्मल, पर बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी टाइप है ऑटोसोमल डोमिनेंट, जहां एक माँ या बाप को होती है, जहां पापा को है बीमारी, और जब भी बच्चे होते को हो सकता है, लड़की या लड़का किसी को भी हो सकता है, और दूसरे दो बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो ये दो टाइप की है। तीसरी टाइप है जहां एक्स लिंक्ड होती है, जहां मम्मी पकड़ती है कि उसको दो एक्स क्रोमोसोम्स होता है, पापा को एक एक्स और वाई होता है, और मम्मी दे सकती है, बेटी को कैरियर बना देगी, पर बेटे को हो सकता है तो बेटे को बीमारी हो सकता है। और माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक दूसरी टाइप है, जो मम्मी से भी हो सकता है या माँ बाप दोनों से भी आ सकता है। तो जब मैं आपका हिस्ट्री लेती हूँ ना, और पूरी पीढ़ी का पूरा पूछताछ करती हूँ, तभी मैं देखती हूँ ये कहाँ से आया है, किधर से आया है, कौन से साइड से आया है, या आगे जाने का चांस है कि बदनसीब से सिर्फ ये बच्चे को हुआ है। जेनेटिक में सबसे कॉमन जीन है GJB2 कनेक्शन 26 का जेनेटिक प्रॉब्लम है, और सबसे कॉमन सिंड्रोम जो होती है पेनरिथ सिंड्रोम, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब भी नॉन सिंड्रोमिक जेनेटिक 70%, ओके, 60% के जो बच्चों को होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव 75% बच्चों को होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट जहां एक माँ या बाप से आया हुआ है 25% के आसपास में, एक्स लिंक्ड बहुत रेयर है 2%, और माइटोकॉन्ड्रियल और भी रेयर है 1%। सो देखो 75% जेनेटिक की इनहेरिटेंस है ऑटोसोमल रिसेसिव, जहां एक मम्मी से आई है, एक डैडी से आई है। तो याद रखना, ये टाइप हो तो याद रखो कि हर प्रेगनेंसी में 25% चांस है कि आपके बच्चे में वापस हो सकता है। 25 मतलब 4 बच्चे का ऑप्शन मिलता है, और ये 25, 50, 75, 100, सो हर टाइम 25% चांस है कि आपके बच्चे को ये टाइप की या हियरिंग लॉस हो सकती है। अभी सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम है जब भी बदन के अलग अलग भागों में कुछ तकलीफ दिखाई देती है। तो ये बच्चे के किडनी में प्रॉब्लम है, उसके दांत में कुछ तकलीफ है, उसका ब्रेन में भी प्रॉब्लम दिखता है, उसको दिखने में प्रॉब्लम है, उसको सुनने में प्रॉब्लम है। याद रख, जिंदगी में बदनसीब दो जगह से ज्यादा नहीं आ सकती है। बदनसीब एक बार हुआ, हाँ बदनसीब हो गया। जैसा दो चीज में तकलीफ दिखाई देती है, ये बदनसीब नहीं होती है। ये हम लोग को तपास करके जांच करके देखना है कि कारण क्या है, क्यों बदनसीब बार बार अलग अलग जगह पे नहीं आती है। तो हम लोग क्या, जब भी मुझे शक लगे कि सिंड्रोम है, हम लोग की कानून रहती है कि आपको शक लगे कि एक जगह पे तकलीफ जैसे कान में हो, तो कानून है कि पूरा बदन का टेस्ट करना जरूरी है। तो हम लोग ब्रेन का करेंगे, आइज का करेंगे, हार्ट का करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, और कभी एक्सरे हाथ का लेंगे कि उनका हाइट यूजुअली छोटा रहता है, उनका बदन थोड़ा ढीला रहता है, हाइपोटोनिया रहता है, और उनको और दांत में भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो ये बच्चों यूजुअली जो सिंड्रोमिक बच्चे हैं, उन लोग का बदन थोड़ा ढीला रहता है, लूज होता है, तो उनका चलना बैठना कभी कभी थोड़ा लेट होता है, पर फिर सब ठीक है। उनकी डेवलपमेंट कभी लेट हो सकती है, उनका हाइट यूजुअली थोड़ा शॉर्ट रहता है, और उम्र के साथ उनका पिक्चर सिर्फ अच्छा होने वाला है।
उनका जो तकलीफ है, एक बार आपने पहचान लिया कि उसके हार्ट में छेद है और उस किडनी में ये है और कान में हियरिंग है, बस ये 3 जगह पे तकलीफ है, मैं 3 भाग पे काम करते रहूंगी और दूसरा कुछ निकलने वाला नहीं है। उम्र के साथ पिक्चर सिर्फ अच्छा होने वाला है और खराब नहीं होने वाला है। यूजुअली कभी कभी कोई जेनेटिक की प्रॉब्लम हो जहां आगे जाके पिक्चर खराब हो सकती है। तो ये है थोड़ा सिंड्रोम्स, अशर सिंड्रोम, जर्वल लैंग नीलसन सिंड्रोम, पेनरिथ सिंड्रोम, एक्स लिंक्ड है एल्पॉट सिंड्रोम, क्रोमोसोमल बोले गए तो ट्राइजोमी, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, डोमिनेंट वाले वॉर्डनबर्ग सिंड्रोम, ट्रीचर कॉलिन्स में आपको बताती हूँ। तो डाउन सिंड्रोम दुनिया के सबसे कॉमन सिंड्रोम है। अभी आपने सब डाउन सिंड्रोम बच्चे को किधर ना किधर कभी देखे हैं। उनके आंख थोड़े ऊपर है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, हंसते हैं, खुशी है, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं सब तरीके से। उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, 50% में हार्ट की। अभी देख, मुझे डाउन सिंड्रोम पता चला ना तो सीधा मुझे अंदर ब्रेन में पता चलता है चल मुझे हार्ट का टेस्ट करना है, क्यों 50% बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम होएगा, 50% में विजन में प्रॉब्लम होएगा, 40 से 60% में हियरिंग की प्रॉब्लम होती है और उसमें कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल। सो मैं दोनों का टेस्ट करके देख लूंगी। 50% को हाइपोथायरॉइड हो सकती है और थायराइड की दवा दिया तो पिक्चर चेंज, थायराइड की दवा नहीं दिया तो बुद्धि और भी नीचे चलते जाते रहेगी। 10% को कैंसर आ सकती है आगे उम्र के बाद, 90% को बदन बहुत ढीला रहता है, दांत की प्रॉब्लम, अकड़ी आ सकती है, स्पाइन की प्रॉब्लम, डेवलपमेंट स्लो है और स्वभाव की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक चीज तो मुझे सिर्फ डाउन सिंड्रोम बोल दे और सीधा मुझे मन में बोले देखो मम्मी आपके बच्चे को ये हो सकता है, चलो हम लोग ये सब जांच करके देखेंगे, हम पहचान लेंगे कि बच्चे को क्या है। फिर एक बार आपको पता चला देख मेरे बच्चे को ये है, आसानी से हम हर स्पेशलिस्ट को जाके उसकी इलाज चालू कर देंगे। फिर आगे का पिक्चर क्या होगा। 95% को डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, पर डाउन सिंड्रोम का फ्यूचर होता है उनका आईक्यू के ऊपर। तो उनका आईक्यू अच्छा है तो ये बच्चा नौकरी भी कर पाएगा, आईक्यू लो है तो ये बच्चा आपके ऊपर जिम्मेदारी जिंदगी भर रहने पर। वो सब हम आपको पहले से समझा सकते हैं, हम आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस को पहले से सच्ची से बता सकते हैं कि हम आपको उदास ही नहीं हो जाए कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, फिर भी बच्चे चेंज नहीं हो रहे। दूसरी सिंड्रोम्स वार्डनबर्ग सिंड्रोम, ये बच्चे को बाल में सफेद बाल होता है, उनको हियर आंख हल्के आते हैं, उनका चेहरा थोड़ा अलग होता है, लंबा चेहरा, आंख थोड़ा दूर से, नाक थोड़ा ऊपर, ओठ थोड़ा पतला। ये सब बच्चे जब भी कमरे में आते हैं अपने को 1 सेकंड लगता है देखने को ये सिंड्रोमिक बच्चा है, ये सिंड्रोमिक नहीं है। ये आप भी पहचान सकते हो कि सिंड्रोमिक है। ट्रीचर कॉलिन्स बहुत प्यारे बच्चे वापस, पर उनकी कान की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, सिर थोड़ा छोटा रहता है। और किसी की बुद्धि बिल्कुल नॉर्मल रह सकती है और होशियारी नॉर्मल रह सकती है, किसी की स्लो हो सकता है। तो कौन सा टाइप का स्कूल आपका बच्चा जा सकता है, कितना जल्दी हम सब कर सकते हैं उसको ये पहले से बताएं। तो ये दूसरी टाइप है गोल्डन हार। याद रखो जब भी कान पे ऐसा पिट आए तो याद रखो कान और किडनी में कनेक्शन होती है। जिसको भी हम लोग इधर एक पिट देखते हैं या कान का कुछ इधर आगे दिखते हैं, हम लोग सोनोग्राफी पेट का कर देते हैं। क्यों जब ये कान बढ़ रहा है वही उम्र में पेट के अंदर बच्चे का किडनी बढ़ रहा है, तो जब इधर तकलीफ है हम लोग का कानून है कि इधर भी देखना जरूरी है। तो ये छोटे चीज से हम कुछ मिस नहीं करना चाहते कि आगे जाके आपको पता चले अरे मेरे बच्चे को एक ही किडनी है या मेरे बच्चे का एक किडनी चल रहा है बराबर, एक बराबर नहीं चल रहा है। समझे? सो पहले से पता चले सब तो अच्छा। अशर सिंड्रोम, ये बच्चों को कान की प्रॉब्लम है और आंख की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये बच्चों की कान की प्रॉब्लम पहले आती है, पहचान लिया। आंख की प्रॉब्लम लगभग थोड़े सालों के बाद आती है और आंख की प्रॉब्लम रेटाइना आस्ते से और खराब और खराब और खराब होता है और उनका दिखने का प्रॉब्लम हो जाता है आगे जाके। पहले से पता चले तो हम लोग लेटेस्ट एडवांसेस जो भी दुनिया में चालू है रेटाइनल डीजेनरेशन के लिए हम आपको भेज सकते, ट्राई कर सकते। अशर सिंड्रोम में 3 टाइप होते, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों का जीन अलग 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 जीन है। जैसा मुझे जीन देख लिया MYO7, चलो मुझे मालूम ये बचपन वाली है, उसका आंख का प्रॉब्लम आएगा इतने सालों के बाद, मुझे आंख का टेस्ट अभी करना चाहिए। मम्मी डैडी को समझाना चाहिए कि जैसे उनको दिखाए कि कुछ प्रॉब्लम है,
आँख के डॉक्टर को भेज दे, स्पेशलिस्ट सेंटर को भेजे कि कुछ हो सकता है कि नहीं, हम लोग चालू करें पहले से, समझे। तो जेनेटिक का फायदा वो भी हो। पेनरिड सिंड्रोम जिसको थायराइड होती है, अभी मुझे पता चले कि उनको पेनरिड है तो मैं उसका थायराइड रेगुलर मॉनिटर करूंगी, कि जो दिन मुझे पता चले कि उसका थायराइड नीचे है, मैं एंडोक्राइन डॉक्टर को भेजूंगी। हम तैयार है सब इलाज के साथ, उसकी प्रॉब्लम आ जाए उसके पहले। आपको मालूम है कि थायराइड बहुत जरूरी है ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए, और ब्रेन का थायराइड कमती हो जाए तो ब्रेन स्लो हो जाते हैं। हम लोग को वो दिन नहीं चाहिए जो स्लो हो गया फिर पहचान लिया और फिर कैचअप की ट्राई कर रहे हैं। हमको पहले से सब पता चलना चाहिए। एल्पोर्ट सिंड्रोम आंख कान में होती है, किडनी में होती है, आईज में होती है। तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ कि जब ये सिंड्रोम है, बहुत जरूरी है कि आप सब ऑर्गन्स का टेस्टिंग करें, कि हम को पूरा पिक्चर पता चले और फिर हम लोग आगे जाके देखें कि क्या क्या इलाज हो सकता है। सबसे कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होती है, इन्फेक्शन होती है। ओके, ये इन्फेक्शन होती है जब भी माँ प्रेग्नेंट होती है। ये बदनसीब से होती है। मम्मी को हल्का एक दिन का बुखार आएगा, कभी कभी थोड़े गांठ आते हैं, थोड़ा रैश आता है, एक दो दिन आता है और चला जाता है, कभी दवाई भी नहीं लेता है, डॉक्टर को दिखाते भी नहीं है। पर बदनसीब हम गर्भपेट है वो टाइम पे, तो वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकती है। तो ये है सीएमवी इन्फेक्शन, जहां ब्रेन में ये कैल्शियम बैठे रहता है। पर सबसे कॉमन वाली जो हम देखते हैं, कंजेनिटल रूबेला। रूबेला में क्या होता है, आंख में मोती आ सकती है, उसको हृदय में प्रॉब्लम हो सकती है, सिर का माप थोड़ा छोटा होता है, चेहरा भी थोड़ा अलग दिखता है, उसको सुनने की प्रॉब्लम होती है, और आपका एमआरआई फोटो करेगा तो ये सफेद सफेद हल्का दोनों साइड पे दिखाई देती है। ओके, तो ये एक बार हो गया रूबेला, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले चीज है हम पूरा भाग आइडेंटिफाई करें, हमको पता चले, मम्मी डैडी को समझा सके कि देखो आपके बच्चे को ये है, आगे जाके कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, पर प्लीज हार्ट का इलाज कर, आंख का इलाज कर, कान का इलाज कर, तो आपका पिक्चर में फायदा ज्यादा दिखेगा। पीलिया या काविल जो होती है जन्म के टाइम पे, हल्का सा ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ यहाँ दाग आती है और कान के नस पे जाके पीलिया बैठ जाती है। उनको हिलने की प्रॉब्लम है, बदन हिलते रहती है, उनका डेवलपमेंट चलना बैठना स्लो है, उनको हियरिंग का प्रॉब्लम है, और उनको स्वभाव की प्रॉब्लम हो सकती है। पर कभी कभी उनकी बुद्धि होशियारी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तो उनको मदद करना जरूरी है। वापस मुझे आपको एक बार और समझाना है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, क्योंकि ये बहुत बार मैं देखती हूँ कि बच्चों को सेंसरी प्रॉब्लम्स होती है, ऑटिस्टिक फीचर्स होती है, शायद पूरा ऑटिज्म नहीं है पर ऑटिस्टिक फीचर्स होती है। और जब तक हम लोग वो ऑटिज्म का इलाज करें और मदद नहीं करें, आपको आपका कॉकलियर और स्पीच थेरेपी की फायदा इतना गिरने वाली नहीं है। अभी क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है अपने पास, आपने सब कैरियोटाइप सुना होगा। देखो ये डाउन सिंड्रोम का बताया, ट्राइसोमी 21। नाउ ट्राइसोमी 21 क्या होता है, आप देख सकते हो 21 नंबर पे 3 डंडी, हर चीज पे 2 डंडी है, 21 नंबर पे 3 डंडी है, जिसके कारण से वो डाउन सिंड्रोम होता है। तो एक बार ये देख लिया, हमको मालूम है डाउन सिंड्रोम, हमको पूरा पिक्चर अभी पता चलता है। ये दूसरी टाइप का टेस्ट है जहां फिश है, जब हम लोग ये हरा और ये लाल डॉट्स पहचानते हैं और फिर हम बोल सकते हैं कि आपके बच्चे को ये बीमारी है या नहीं। अभी ये आपका एक क्रोमोसोम है, तो कैरियोटाइप आपका क्रोमोसोम देखेगी, पर क्रोमोसोम के ऊपर करोड़ों जीन्स होते हैं, लाखों पर नहीं पर करोड़ों जीन्स होते हैं। और आपको ये टुकड़े के अंदर आपको जोर से देखना है, तो दूसरा टाइप का टेस्टिंग है माइक्रो एरे जो हम बोलते हैं, और ये उसके अंदर एक टुकड़े को देखने का है, तो हम लोग एक्सोम करते हैं, सीक्वेंसिंग एक्सोम। तो एक बार हमने आपके बच्चे को देख लिया, अपने को लगभग शक लगे कि ये सिंड्रोम है, कि ये सिंड्रोम के लिए ये टेस्ट ज्यादा अच्छा है, सिंगल जीन के लिए ये टेस्ट ज्यादा अच्छा है, तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा टेस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए जरूरी है। तो ये है आपका क्रोमोसोम, ये है आपका माइक्रो एरे, एक्सॉन, और भी डिटेल में जाते रहे, और सिंगल जीन चाहिए तो अपने को आज ये मिला। और सच बोलूं, ये अपने पास बोल 10 साल पहले नहीं था। ये पूरा जेनेटिक का दुनिया जो खुल गई है अपने लिए, ये हुई है लगभग लास्ट 7 to 8 years के अंदर।
उसके पहले हम लोग को शक था कि ये है, शक था कि वो है, पर हम लोग के पास प्रूफ नहीं था कि ये है। एक बार ये प्रूफ हो गया कि जेनेटिक है, तो उसकी फायदा जो मैंने आपको समझाया कि हाँ कैसे आया, वापस आने का चांस क्या, आगे जाके क्या हो सकता है, वो हम सब देखें। तो एक बार आपने जेनेटिक्स किया, पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्कल कंप्लीट होती है। सर्कल कंप्लीट मतलब क्या? मैं शांति से मम्मी और डैडी को समझा सकती हूँ कि देखो आपके बच्चे को ये तकलीफ है। एक बार नाम मिल गया ना माँ बाप को, उनको थोड़ा शांति आ जाती है कि मेरे कारण से नहीं है, पापा के कारण से नहीं है, मैंने क्या किया प्रेगनेंसी में, मैंने कुछ खाया क्या गलत, मैंने कुछ किया क्या गलत। वो इतने सोच जाते हैं मन के अंदर कि मेरे बच्चे को ये क्यों हुआ, दूसरे के नहीं हुआ पर मेरे बच्चे को हुआ क्यों। एक बार आपको पता चले कि जेनेटिक है, जेनेटिक बदनसीब से आई हो या परिवार से आई हो, जो भी हो, या आपके हाथ में नहीं है, ये आपके कारण से नहीं है और आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो पहला चीज है आपको फाइनल अश्योरेंस मिलता है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। सेकेंड इज हम आपको समझा पाएंगे कि आपके बच्चे का फ्यूचर क्या है, ये बीमारी का प्रोग्नोसिस क्या है, आगे जाके कैसा दिखेगा पिक्चर, आगे जाके मुझे ध्यान से किसी चीज को माफ करना चाहिए कि सब हो गया अभी मैं शांति से कर सकती हूँ, वो आगे जाके नौकरी हो सकती है, नॉर्मल हो जाएगा, मुझे मदद करना पड़ेगा, वो सब हम आपको समझा सकते हैं। फिर हम आपको समझा सकते हैं और मुझे भी समझाट होती है कि कहाँ उसके जीन्स में प्रॉब्लम सच्चा है। वो ये नहीं बना रहा है कि वो केमिकल नहीं बना रहा है कि ये कार्टिलेज नहीं बना रहा है जिसके कारण से प्रॉब्लम है। साथ साथ में मैं माँ बाप को यूजुअली सपोर्ट ग्रुप का रेफरेंस देती हूँ। अभी आपके बच्चे को एल्पॉट सिंड्रोम है तो आप सपोर्ट ग्रुप में जाओगे एल्पॉट सिंड्रोम, और आपको पता चलेगा कि दुनिया में सबसे फास्ट और लेटेस्ट क्या हो रहा है आपके बच्चे के बीमारी में। मुझसे भी ज्यादा मेरे माँ बाप फिर मुझे आके सिखाते कि डॉक्टर आपको मालूम है एल्पॉट्स के ये देश में उन्होंने ये रिसर्च चालू किया है, चलो हम ट्राई करें कि आपने बच्चे पे इधर, समझे क्या? तो ये बेनिफिट ऑफ सपोर्ट ग्रुप, आइडेंटिफाइंग रिसर्च मॉडल, सो दुनिया में क्या किधर चल रहा है। तो जैसे मुझे डायग्नोसिस होता है हम लोग सब नेट पे जाते हैं, हम लोग रिसर्च, एक स्पेशल साइट है दुनिया की रिसर्च ट्रायल्स जो चल रही है, और हम देखें कि दुनिया में कुछ भी रिसर्च चल रहा है ये जीन के ऊपर। अभी हियरिंग इम्पेयरमेंट पे कोई रिसर्च नहीं करता है, उन लोग जीन के ऊपर रिसर्च करता है। तो ये वाला जीन नंबर 3 उसके पे क्या होता है, क्यों क्यों हम समझ गए कि वो जीन काम कैसे कर रहा है, तो हम उसकी इलाज कैसे देखें। तो एक बार पता चला कि आपके जीन कैसा काम कर रहा है, टारगेटेड थेरेपीज एंड न्यूअर थेरेपीज अभी आ रहे हैं। ओके, जीन थेरेपी चालू हो गया है जहां हम जीन को बदली करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खराब वाले निकाल दो, अच्छा वाला अंदर डाल दो और देखो पिक्चर कैसे वो चेंज हो सकता है। और लास्ट है एंटीनेटल डायग्नोसिस, अपने को नहीं चाहिए कि आपको दूसरा बच्चा ऐसे हो जाए। और ऑन एन एवरेज सब टेस्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 99%, में 100 बोलते पर मैं जानती हूँ कि 100 कभी हो नहीं सकता है, आई वुड से ऑलमोस्ट 99% हम लोग आपको मदद दे सकते हैं कि नेक्स्ट बच्चे में नहीं होए। टारगेटेड थेरेपी क्या है? टारगेटेड थेरेपी जहां हम लोग नियोनेटल जीन थेरेपी, एम्ब्रियो का थेरेपी, नया रिसर्च, ये बहुत हाई लेवल रिसर्च है पर चालू है दुनिया में। जीन थेरेपी भी चालू हो गया है। 125 जीन्स है जो नॉन सिंड्रोमिक हियरिंग लॉस करते हैं, उसमें से अभी उन लोग रिसर्च कर दिया, वो एनिमल को आइडेंटिफाई किया जहां उस पर रिसर्च हो सकता है। अभी भी थोड़ा टाइम है होने को पर अच्छा चांस है, क्यों हम लोग की पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में जीन थेरेपी आ गया है, 3-4 अलग अलग कंडीशंस के लिए जीन थेरेपी चालू हो गया और बहुत फायदा गिर रहा है। तो आस्ते आस्ते होपफुली हियरिंग लॉस में भी हो जाएगा, पर हियरिंग लॉस पे नहीं हो सकता है, आपके जीन के ऊपर हो सकता है। तो ये है रिसर्च अभी जो चल रहा है, ये सब जीन्स के ऊपर रिसर्च चल रहा है। ओके, VGLUT, KCNQ, SLC2, JGB2C, WHRN, तो ये कोई हियरिंग कंडीशन पे नहीं है, ये पूरे जीन के ऊपर उन लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, कैसा जेनेटिक का मटेरियल अंदर डाल रहे हैं, कौन सा लेवल रिसर्च है, कितना बड़ा टुकड़ा डालना पड़ता है, कितना बड़ा टुकड़ा निकालना पड़ता है, उसका असर कितना दिन चल रहा है, ये सब एनिमल मॉडल में अभी चालू है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम आपको मदद करें
हम लोग एमनियोसेंथेसिस कर सकते हैं, फीटोस्कोपिक कर सकते हैं, अलग तरीका से हम लोग आपको मदद कर सके कि पता चले कि आपके बच्चे नेक्स्ट बच्चे को है। और अभी नया जो है कि हम शायद प्रेग्नेंट भी नहीं होए, प्रेग्नेंट के पहले उन लोग मम्मी का एग एंड डैडी का स्पर्म लेके टेस्ट करते हैं, फर्टिलाइज होता है, डिश में देखेंगे कौन से अंडे और कौन से बच्चे को चांस है कि ये जीन है, उसको वो वाले को निकाल दे और सिर्फ जो एग्स अच्छे वाले हैं उनको वापस मम्मी में डाल के प्रेगनेंसी को आ जाने दो। तो आज साइंस में बहुत आगे आगे हम चले गए कि हम आपको मदद करें कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं हो। सपोर्ट ग्रुप भेज सकते हैं, तो इधर है आशर्स का सपोर्ट ग्रुप, चार्ज सिंड्रोम का सपोर्ट ग्रुप, गोल्डन हार का सपोर्ट ग्रुप, अलग टाइप की सपोर्ट ग्रुप, जैसे आपके पास इधर वी कनेक्ट का सपोर्ट ग्रुप है, स्पेशल सिंड्रोम्स का हो सकता है, स्पेशल स्कूल्स किधर मिलेंगे मेरे बच्चे के लिए, थेरेपी मुझे ऐसे बच्चों के लिए कहाँ मिलेगा, आपको वो सब पता चले। और लास्ट और कंक्लूजन में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि बहुत बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट है जहां जेनेटिक की प्रॉब्लम हो। अभी आपने टका सब सीख लिया, आपने देख लिया कि अलग टाइप की जेनेटिक है, सिंड्रोमिक है, नॉन सिंड्रोमिक है। डिटेल हिस्ट्री लेके डॉक्टर से तपास करके सब इन्वेस्टिगेशन जांच करके फिर हम लोग पहचान के आपको बता सकेंगे, देखो आपके बच्चे ये कॉलम में आता है, उसको ये टाइप की जेनेटिक की प्रॉब्लम है, उसको आगे जाके ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, आप ये करोगे तो फायदा दिखेगा आपको, कुछ करने के पहले ये थेरेपीज लगाना, जो जो भी हो हम कर सकते हैं। सिंड्रोमिक बच्चे के बारे में हम दूसरे ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए कि किडनी की प्रॉब्लम हो फिर हम पहचान ले, पहले से हम पहचान के आपको बच्चे को मदद कर सकते हैं। इनहेरिटेंस फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसीज भी हम देख सकते हैं और आपको मदद कर सकते हैं। Okay, so genetics helps us understand the science कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कभी हुआ, कहाँ अपने बदन के अंदर ये जेनेटिक के प्रॉब्लम से क्या हुआ है, और मैं कैसा दवा की जांच कर सकती हूँ और कौन से रिसर्च साइट्स पे जा सकती हूँ कि मुझे पता चले कि दुनिया में क्या है मेरे बच्चे के लिए। थैंक यू। सेशन बहुत ही आई डोंट नो, इट वाज सो नॉलेजेबल कि ऐसा लग रहा था कि बस आप बोलते जाइए और हम सुनते जा रहे हैं, और इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपने दिया पेरेंट्स को। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस चैट में आए हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस पढ़ूंगी। एक पहला क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेज द जेनेटिक टेस्ट शुड बी डन। जेनेटिक टेस्ट करना चाहिए जैसे मुझे पता चले कि बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और जैसा बच्चा मेरे पास आता है टेस्टिंग के और मुझे शक लगे कि ये जेनेटिक की तकलीफ है, पीलिया के कारण से हो या रुबेला के कारण से हो, तो मैं जेनेटिक की टेस्ट नहीं करने वाली हूँ, समझे, कि वो कुछ मिलने वाला नहीं है और आपका पैसा वेस्ट होने वाला है। पर जब मुझे शक लगे कि ये सिंड्रोम है, ये जेनेटिक की प्रॉब्लम है, तो मैं फटाक से जेनेटिक का टेस्ट करूंगी। पहले रिपोर्ट को 3-4 महीना लगता था, अभी रिपोर्ट को नसीब से सिर्फ एक ही महीने में पता चलता है, और एक बार वो पता चले फिर मैं दूसरी टेस्टिंग और दूसरा जांच कर सकती हूँ। दूसरा बहुत अहम क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ these genetic tests? तो कैरियोटाइप करे, सिंपल जेनेटिक टेस्ट करे तो 3,000 में हो सकता है, फिश करोगे तो लगभग 6 और 7,000 में हो सकता है, माइक्रो एरे करो तो 15 to 18,000 में होता है, एक्सोम सीक्वेंसिंग करो तो लगभग सच बोलूं 25 to 40,000 में हो सकता है। कौन से कंपनी से, कौन सा टाइप का, आपको 22,000 जीन्स चाहिए, आपको 18,000 जीन्स चाहिए, उसके ऊपर पिक्चर चेंज होती है। पर सच बोलूं, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप किधर भी जाओ दुनिया में और आप जेनेटिक टेस्टिंग करो, कम से कम 2 से 3 लाख का वो टेस्ट होता है। आप अमेरिका में जाओगे, आप इंग्लैंड में जाओगे, आप किधर भी जाओ, 2 से 3 लाख रुपया लगता है एक जेनेटिक टेस्ट। सिर्फ अपने देश में इतना सस्ते में मिल रहा है अपने को कि सच बोलूं, बाहर गांव से लोग सैंपल इधर भेज रहे हैं कि उनको इधर सस्ता मिलता है। बाहर गांव की फायदा क्या है कि उन लोग का गवर्नमेंट भरता है पैसा उनके लिए जब भी उनको जरूरी लगे, पर वो चुन नहीं सकते, डॉक्टर बोलेगा तो ही हो सकता है, वो नहीं बोल सकते डॉक्टर को प्लीज करो, मुझे लगता है रूल आउट करो, जो जो भी हो।
और अभी कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया, सच बोलूं कि हम लोग को बहुत दोनों CN माइक्रो एरे एंड एक्सोम 20-25 हजार में मिल रहा है। जो 18 और 25 साथ में होते तो 40, अभी अपने को 20-25 में मिल रहा है। उससे सस्ता मिलना कठिन होने वाला है, शायद आएगा थोड़े टाइम के बाद, पर वो एक टेस्ट से आपको 10 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा 1000 छोटे 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 टेस्ट करने के बदले। एक दूसरा प्रश्न है कि क्या जेनेटिक काउंसलिंग करवाना जरूरी है शादी से पहले जिन बच्चों को हियरिंग लॉस है? यस, एब्सोल्युटली करना चाहिए, 101% करना चाहिए। आपको लगे कि आपका बच्चे को हियरिंग लॉस और सिर्फ जेनेटिक का कारण है हियरिंग लॉस, पहले आइडेंटिफाई करो कि जीन कौन सा है। बोलो रूबेला सिंड्रोम का हियरिंग लॉस है तो नहीं, जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरी नहीं है। सिर्फ गायनेक को बोलो कि मेरे बच्चे को रूबेला सिंड्रोम है, प्लीज देख के आगे जाके इन्फेक्शन नहीं हो, ये नहीं हो, जो भी हो। पर जब भी जेनेटिक का हियरिंग लॉस हो, नक्की आपको टेस्टिंग करना और फिर जेनेटिक काउंसलर के पास जाओ, पहचान कर दो कि कहाँ से आया, कैसा आया और आगे जाने का क्या चांस है और किसको हो सकता है, और फिर प्रेगनेंसी प्लान करो। माँ बाप को भी मैं वही बोलती हूँ, एक बार आपको पता चला उसका मतलब नहीं कि आप सीधा जाके प्रेग्नेंट होके बोलो चलो अभी टेस्ट है, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर कर लेगा। पहले गायनेक के पास जाओ, गायनेक से दूसरा सब टेस्टिंग कराओ, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, सब जांच कर लो। उनका विटामिन चालू करो, कैल्शियम, आयरन, जो भी हो वो चालू करो, फिर गर्भपेट हो जाओ। फिर जब आप प्रेग्नेंट हो अपने पास आओ कि मुझे सिर्फ जेनेटिक का हियरिंग लॉस नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए होपफुली। समझे क्या? तो सिर्फ हियरिंग का मैं गारंटी दे सकती हूँ जेनेटिक से, पर दूसरे सब चीज को मैं नहीं दे सकती हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि अहमदाबाद में जेनेटिक टेस्ट हो सकती है क्या? हाँ हाँ, पूरे देश में होती है अभी आराम से। अहमदाबाद में एक अच्छा सेंटर है, डॉक्टर शेठ का बहुत अच्छा सेंटर है, इंडियन सेंटर है जो बहुत सालों से अच्छा जेनेटिक्स कर रहा है। पर ये कंपनीज जो जेनेटिक्स कर रहे हैं पूरे देश में करते हैं। आप कोई भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ और पूछो, वो आपको जेनेटिक का टेस्ट करा के देंगे। अगले 2-3 प्रश्न ये है कि जैसे आपने बोला मैम कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि टॉर्च है या रुबेला है तो आगे चल के हमें जेनेटिक काउंसलिंग नहीं, जेनेटिक टेस्ट नहीं करनी है। तो यही सवाल मैं 2-3 पेरेंट्स ने पूछा है कि मुझे टॉर्च हुआ था या मुझे फीवर आया था या मुझे ये जेनेटिक टेस्ट करवानी जरूरी है क्या अगर मैं दूसरा बच्चा प्लान कर रही हूँ? नहीं, सो टॉर्च इन्फेक्शन जेनेटिक के कारण से नहीं होती है। टॉर्च इन्फेक्शन होती है जब आपको प्रेगनेंसी के अंदर फीवर, रैश कुछ भी हुआ तो टॉर्च इन्फेक्शन होने का चांस है। तो आपके लिए जेनेटिक नहीं, पर आपका गाइनैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाइनैक आपको रेगुलर इंटरवल्स पे टॉर्च टाइटस करते रहेगी और देखेगी। अभी टॉर्च में 5 इन्फेक्शन है, आपके बच्चे को एक इन्फेक्शन मिल गया, 4 और बैठा हुआ है। समझे क्या? तो नहीं चाहिए कि एक प्रेगनेंसी में एक आया और बदनसीब से दूसरे प्रेगनेंसी में दूसरा आया, वो भी नहीं चाहिए अपने को। तो एक बार आप सेंसिटाइज हो गया और आपको मालूम हो गया कि टॉर्च इन्फेक्शन क्या है, कैसे आ सकता है, वापस आने की चांस है, तो आपको गायनेक के पीछे जाके बोलना है प्लीज मेरा टॉर्च का टाइटस कर लो कि मुझे वापस ऐसा नहीं होए। अगला प्रश्न है कि प्रीमेच्योर बेबीज को जेनेटिक टेस्ट करवाना जरूरी है? नहीं, सिर्फ प्रीमेच्योरिटी है तो नहीं करवाना जरूरी है। प्रीमेच्योरिटी यूजुअली दवे के कारण से, ऑक्सीजन के कारण से, वजन के कारण से, अलग अलग चीज होती है, जहां उनको आंख पे असर हो सकती है, कान पे असर हो सकती है, अलग अलग चीज हो सकती है। तो उनको जेनेटिक टेस्ट करना जरूरी नहीं है। उनको हम बोलते हैं क्या, नॉन सिंड्रोमिक, नॉन जेनेटिक वेरिएंट्स। मैंने आपको चार्ट बताया था पहले, जेनेटिक 70%, नॉन जेनेटिक 30%। ये 30% जो नॉन जेनेटिक है, नो जेनेटिक टेस्टिंग। 70% जिसको शक लगता है कि जेनेटिक है, उनका जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है कमेंट्स के हाइपर एक्टिविटी हियरिंग लॉस से जुड़ी हुई है और तो ये क्या इट इज टुगेदर, जैसे आपने समझा दिया है कि सिंड्रोमिक क्या है, नॉन सिंड्रोमिक। तो एक पेरेंट ने कमेंट किया है कि हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखी जाती है ये हियरिंग लॉस के बच्चों के साथ।
सो हियरिंग लॉस के बच्चों के साथ अलग अलग टाइप की स्वभाव की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओके और ये स्वभाव की प्रॉब्लम्स विजन लॉस के साथ भी होती है, मोटर डिसेबिलिटी के साथ भी होती है, अलग अलग चीज से भी, सिर्फ नहीं कि सिर्फ हियरिंग लॉस में होती है। याद रखो 10% बच्चे को हाइपर एक्टिविटी ऐसे ही है, बिना कुछ लॉस, बिना हियरिंग विजन कुछ भी 10% दुनिया के बच्चे को हाइपर एक्टिविटी है, और यूजुअली वो मम्मी डैडी से आती है। तो इतना कुछ नुकसान नहीं होने वाले हाइपर एक्टिविटी से, पर हियरिंग के साथ में सुनाई नहीं दे रहा है तो कभी कभी हाइपर एक्टिविटी हो, पर उसका मतलब नहीं है कि हियरिंग है तो हाइपर एक्टिविटी होना चाहिए। हाइपर एक्टिविटी है तो प्लीज आप जाओ, आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास जाओ और उनका थेरेपी करो। डू नॉट बिलीव कि हियरिंग है तो चलेगा, हाइपर एक्टिविटी है तो चलते जाना, कुछ वांदा नहीं, नहीं, प्लीज उसको मदद करो उसके लिए भी। और एक प्रश्न है कि पहले अभी हमारे बच्चे जो 18 साल के ऊपर के हैं और उस वक्त जेनेटिक टेस्ट नहीं थी, तो आज क्या वो टेस्ट करनी जरूरी है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या आपको याद रखना है एक चीज, जेनेटिक की टेस्ट ऐसे जादू की डंडी नहीं है को कुछ चेंज करने वाले। हम लोग जीन्स को चेंज नहीं कर सकते। मैं आपके आंख को पीला नहीं बना सकती और आपके बाल को लाल नहीं बना सकती हूँ। जिंदगी भर आपका बाल काला रहेगा और आपके आंख ब्राउन रहेंगे। ओके, ये है जो खुदा ने आपको दिया, ये आपका जेनेटिक कोड है, आपका छाप है, ये छाप चेंज नहीं होएगा। तो जब भी आप जिंदगी में टेस्ट करोगे सेम जेनेटिक का रिपोर्ट आने वाला है। जेनेटिक की इलाज भी नहीं है कि मैं चेंज कर सकती हूँ। हाँ, अभी जीन थेरेपी चालू हुई है, वो इलाज है। जेनेटिक टेस्टिंग के बाद हम लोग बच्चे को ट्रीटमेंट दे सकते, हम लोग बीमारी को निकाल नहीं सकते, पर हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते जहां उसकी जिंदगी और उनका फ्यूचर को फायदा हो सकता है। हम लोग तैयार है इंटरवेंशन के साथ करेक्ट एज के ऊपर, और आपको समझ है कि आगे जाके मेरे बच्चे का पिक्चर क्या होने वाला है, वो होना बहुत जरूरी है। वो दुख जो होती है जब आप सोते और हो रोज रात को बिना पते चले कि मेरे बच्चे को क्या है, क्यों है, आगे जाके क्या होएगा उसके लिए, वो हम आपको मदद कर सकते हैं। अगर दूसरा प्रश्न ये है कि अगर माँ बाप का ब्लड ग्रुप जैसे एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, तो क्या उनको नो जेनेटिक प्रॉब्लम। टेस्ट कराना जरूरी? नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी है कि ब्लड ग्रुप के कारण से कुछ होता है। ब्लड ग्रुप एक ही चीज है जो जेनेटिक है अपने ब्लड में, ब्लड के कारण से अपना जेनेटिक कंडीशंस नहीं होता है। ब्लड ग्रुप अलग होए, नेगेटिव पॉजिटिव, ए एंड बी का मुझ कुछ होता नहीं, पर नेगेटिव पॉजिटिव होए तो अपने को पीलिया हो सकती है बचपन में, बस उतना ही होता है और कुछ नहीं। अभी एक पर्सनल क्वेश्चन है कि मैम मुझे प्रेगनेंसी में फीवर हुआ था, तो क्या दूसरे बच्चे के लिए मुझे टेस्ट करना होगा क्या? पहले बच्चे को हियरिंग लॉस है। हाँ, तो प्लीज जब जैसा आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, आप गायनेक के पास जाओ, उनको पूरा टेस्टिंग करने दे। सच में आपको टेस्टिंग प्रेगनेंसी के पहले करना था। अभी आप हो प्रेग्नेंट, जाके गायनेक को पूछो पूरा टॉर्च टाइटस करने को, जो जो भी हो देख लो। पर चांस वापस होने का बहुत 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 कम थी, लेस देन 1%। Another question, how do I find out that my grandchild will have a hearing loss or not? Are, how can I tell you? I can't tell you when I cross the road tomorrow whether I will be alive or not. I can't tell you what is happening. No, no, no. Don't panic. Don't panic. Don't get anxious. This is a test to help us. 100% गारंटी नहीं है किसी चीज में। मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, वो भी है जेनेटिक टेस्ट करे उसका मतलब नहीं कि 100% मुझे एक रिपोर्ट मिलने वाला है पॉजिटिव। ओके, सो हम लोग को मालूम है कि ये बच्चा जेनेटिक है, फिर भी जेनेटिक का रिपोर्ट नेगेटिव आए, समझे मतलब? आज तक दुनिया में ये कोई जीन आइडेंटिफाई नहीं हुई है जो उसके पास है। और जैसे हर साल में जेनेटिक का जीन्स, हियरिंग का जीन्स 115 है, नेक्स्ट ईयर आपका जीन्स 125 होंगे, नेक्स्ट ईयर आपका जीन्स 135 हो जाएंगे। तो जैसा जेनेटिक्स बढ़ता है हर साल में हम लोग को और जीन्स पहचान आ जाती है जो हियरिंग लॉस देते हैं। So it is not even a guarantee that if I do it 100%, I can give you an answer. But usually, yes, I get something. अगला क्वेश्चन है कि मैम अगर रिलेशन में शादी होती है तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं क्या, और पहले जेनेटिक टेस्ट करना चाहिए क्या? हाँ, रिश्ते में शादी होती है तो
मेरे लाइन में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत। और हियरिंग लॉस तो सच बोलूं सबसे हल्का और सबसे आसान वाला होता है। अलग अलग टाइप की बीमारियां होती, जो बढ़ती हुई बीमारी है, जहां बच्चे का पिक्चर उम्र के साथ और खराब 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 होते जाते रहती है, और उनकी जान की खतरा भी होती है। तो रिश्ते में शादी करना सच में अच्छी चीज नहीं है। खून अलग होना चाहिए, खून सेम नहीं होना चाहिए। और जब मामा की मुलगी, चाचा की मामा की लड़की, चाचा की लड़की या लड़का जो भी हो साथ में शादी करते हैं, 12% चांस है कि आपका 12% खून आपका सेम रहता है, समझे? तो आप सोचो, आप में 200 अलग टाइप की जेनेटिक हल्का वाला है, जहां एक खराब एक अच्छा, एक अच्छा है तो आपको दिखेगा नहीं प्रॉब्लम, पर 200 है। बोल मुझ में 300 है, आपके वाइफ में 600 है। चांस है जब हम रिश्ते में शादी करते कि आपके 200 और उसके 600 में से 5 या 6 सेम आ जाएंगे। और जब वो सेम आ जाते, आपके बच्चे में चांस आ जाती है। तो जितना भी हो, और अपने देश में बहुत है रिश्ता में शादी करने का, तमिलनाडु में बहुत है, मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत है, मेरे पारसी कम्युनिटी में भी है। सच बोल रही हूँ, पर सच में जेनेटिक मटेरियल के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो हो सके तो प्लीज रिश्ते में शादी मत करना। एक बार हो गया, हम लोग हर जन का टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, और सबको जेनेटिक की प्रॉब्लम नहीं होती। तो यूजुअली क्या होती है, एक बार एक बच्चे को बीमारी होई तो हम लोग दूसरा और पूरा परिवार का कर सकते हैं। क्यों आप बोल, कितने लोग बोलते मुझे, अरे डॉक्टर आप क्या बोलते हैं, मेरे सब परिवार में सबने रिश्ते में शादी किया और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, आप क्या बोलते कि रिश्ते के कारण से? समझे क्या? तो सबको नहीं होती है, पर चांस बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो वो आपको चांस लेना हो तो आप ले सकते हो, नहीं लेना हो तो ट्राई करे बिना रिश्ता। अगला प्रश्न यह है, रिपीट है कि क्या जो बच्चे बड़े हो गए हैं मैरिजेबल एज के, क्या उनको जेनेटिक टेस्ट से फायदा होगा? इज इट बेनिफिशियल? मीन्स इफ दे आर प्लानिंग टू हैव चिल्ड्रन एंड बच्चे, यस, उन्होंने शादी किया और उनको बच्चा चाहिए और उन बच्चे को चाहते हैं कि वो बच्चे करे, तो हाँ करना चाहिए। पर याद रखो सबका नहीं, मैं आपको बार बार बोलना चाहती हूँ, आज का टॉक है जेनेटिक के बारे में, तो उसका मतलब नहीं है कि हर हियरिंग इम्पेयरमेंट को जेनेटिक टेस्ट चाहिए। वो बच्चे जिसको डॉक्टर को शक लगे कि जेनेटिक की कारण हो, वो बच्चे की जेनेटिक टेस्ट होनी चाहिए, सबकी नहीं। और जब जेनेटिक टेस्ट करनी होती है तो क्या मम्मी पापा और बच्चे तीनों की टेस्ट होनी चाहिए? टेस्ट का रिपोर्ट, टेस्ट महंगा है, 25,000 बोलो, सस्ते से सस्ते 25,000 में मैं दूं आपको? तो मैं मम्मी डैडी बेटा और बेटी का करूं तो 1 लाख हो गया। उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ बच्चे का करते हैं जिसको प्रॉब्लम है। एक बार जीन पॉजिटिव आया उसमें से, वो जीन, एक ही जीन हम मम्मी डैडी और दूसरे बच्चों में करते हैं, समझे क्या? और वो जीन का 3,000 रुपया। तो पैसा बचाने के लिए हम लोग पहले बच्चे का करते और फिर माँ बाप और रिश्तेदार का करते। पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है तो आराम से सबका करो, सबका करे तो बेटर। मैम अगला क्वेश्चन है कि क्या जेनेटिक टेस्टिंग सेंटर्स पुणे और नागपुर में भी है? हाँ हाँ, पूरे देश में है, फिक्र मत कीजिए, सब जगह है, सब जगह है। पुणे में बहुत है, नागपुर में है सेंटर। सच बोलूं, सेंटर एक बोलो, एक कंपनी का हो तो एक कंपनी का बैंगलोर में है, एक कंपनी का गुड़गांव में है, एक कंपनी का यहाँ, पर उनके रिप्रेजेंटेटिव पूरे देश में है। आप सैंपल, ब्लड सैंपल है, जेनेटिक टेस्टिंग सिंपल ब्लड सैंपल, ओके, कुछ फैंसी टेस्ट नहीं है, सादा ब्लड सैंपल लेने का, एक स्पेशल ट्यूब में लेने का, आप रखो उधर, आदमी आके उठा लेगा, लेके जाएगा, उसके सेंटर को भेज देगा, आपको कुछ करना जरूरी नहीं है। आप उनको सिर्फ फोन कर दो और बोलो प्लीज आके सैंपल उठा लो, उन लोग आके सैंपल उठा लेगा। आपका पेमेंट ऑनलाइन हो सकता है, पेमेंट ड्राफ्ट से हो सकता है, एनईएफटी से हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, अलग अलग तरीका से पेमेंट भी हो सकती है। अगला प्रश्न है कि जिन बच्चों में जेनेटिक हियरिंग लॉस है, उनके बच्चों में हियरिंग लॉस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्या? वो फिक्स्ड आंसर नहीं है, वो कारण के ऊपर होती है। कारण क्या है हियरिंग लॉस का? हियरिंग लॉस है जेनेटिक, तो हाँ वापस आने की चांस है।
हियरिंग लॉस है, पीलिया या इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन या प्रीमेच्योरिटी या मेनिंजाइटिस, नहीं, वापस आने की चांस वेरी 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 लिटिल. हियरिंग लॉस इज जेनेटिक, कौन सा टाइप, सिंड्रोमिक है, अनलाइकली वापस आएगा. सिंड्रोम्स वापस नहीं आती है, सिंड्रोम्स बदनसीब की होती है. सिंड्रोम्स माँ बाप से नहीं आती है, सिंड्रोम्स ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है, कुछ नहीं है. सिंड्रोम के बच्चे यूजुअली बदनसीब से उनको होता है सिंड्रोम. आइसोलेटेड जेनेटिक हियरिंग लॉस, हाँ, उन लोग को वापस होने का चांस होता है. अगला प्रश्न किसी ने पूछा है कि स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इज दैट वन ऑफ द रीजंस फॉर हियरिंग लॉस इन अ चाइल्ड? नो, एब्सोल्युटली नो. नहीं तो सब बच्चे को हियरिंग लॉस हो जाते हैं. कोई मम्मी नहीं है जो स्ट्रेस नहीं है प्रेगनेंसी में. बिल्कुल फिक्र मत कर, ये आपके कारण से नहीं है, प्रेगनेंसी के कारण से नहीं है. हाँ, आप मम्मी को खाना खाना जरूरी है, वेट का वजन ध्यान रखना जरूरी है, थायराइड बीपी देखना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है और खुश रहना जरूरी है. स्ट्रेस अच्छी चीज नहीं है प्रेगनेंसी में, पर उसके कारण से हियरिंग लॉस, नो. एक और प्रश्न है कि मैम प्रेगनेंसी के समय घमौरी हुआ है तो क्या बच्चे को हियरिंग लॉस होता है क्या? सॉरी, इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन बट When you say ghamori, you mean like a rash? रैश, यस. पर मम्मी 1000 टाइप के रैश होते हैं, समझे. बोल गोवरी की रैश हुई तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है. सिर्फ 5 इन्फेक्शन, हजारों इन्फेक्शन में से जिसमें रैश आ सकती है, सिर्फ 5 इन्फेक्शन है जो बदनसीब से आपको तभी मिले तो आपके बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है. तो अपने में 1000 इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें कुछ नहीं होती है, पर वो 5 आ जाए तो आ सकती है. एक ने पूछा है कि वाडिया हॉस्पिटल मैम आप कब जाते हो? फ्राइडे, मेरा दिन फ्राइडे है वाडिया हॉस्पिटल में. नहीं, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप सोचते हो कि वाडिया हॉस्पिटल आए कि वहां सस्ता होगा. आप प्राइवेट में भी आ सकते हो और मैं आपको पैसे का हम लोग एडजस्ट कर सकते हो, उसकी फिक्र कभी मत करना. मैम, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड जेनेटिक हियरिंग लॉस? मींस दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ हियरिंग लॉस और कुछ नहीं. ब्रेन की देखो, जब भी हियरिंग मैंने आपको समझाया ब्रेन से आती है. अभी एक चीज ब्रेन में गलत है तो पहली चीज हम लोग को सोचना है कि मुझे पूरा ब्रेन का टेस्ट करना चाहिए कि दूसरा कुछ नहीं निकल आए जो गलत है. तो हम लोग विजन करते हैं, होशियारी करते हैं, स्वभाव करते हैं, चंचलता, ये सब टेस्टिंग करके देखते हैं. हम लोग को लगे कि दूसरा सब बिल्कुल ठीक है, चलना बोलना भागना होशियारी स्वभाव बिल्कुल ठीक, सिर्फ हियरिंग लॉस, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड हियरिंग लॉस और आइसोलेटेड हियरिंग इम्पेयरमेंट. एक प्रश्न है कि मैम मेरी एक बेटी है और सेकंड बेटा है, तो बेटे को हियरिंग प्रॉब्लम है, तो बेटी का टेस्ट करवाना जरूरी है? आपने रिश्ते में शादी किया हो या ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक टाइप की हियरिंग लॉस है तो चांस है कि आपके जैसे बेटी का खून में है पर बेटी को बीमारी नहीं है. और आगे जाके चांस है कि बेटी अपने बच्चों को दे सकती है. बोलो वो वापस रिश्ते में शादी करे तो जब ये ऐसा टाइप का पिक्चर होए तो हम बेटी और बेटा और अलग परिवार का टेस्ट करेंगे. जब ये ऐसा पिक्चर नहीं है तो फिर बेटी बेटा का टेस्ट करना जरूरी नहीं है. ये सब टेस्ट, मैं सच बोलूं, जेनेटिक टेस्ट ऐसी चीज नहीं है जो आप फोन उठा के बोलो चलो मुझे जेनेटिक टेस्ट करना है. आपको कोई डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर पूरा जांच करेंगे, पूरा टेस्टिंग करेंगे कि कारण क्या है और उनको शक लगे कि ये जेनेटिक की कारण है तो हम टेस्टिंग करेंगे. आई थिंक आपने जो अगला प्रश्न है उसका जवाब दे दिया है. हाउ टू रीच टू द कंक्लूजन दैट जेनेटिक टेस्ट इज रिक्वायर्ड? Yeah, so the same. You have to, it's not for you to decide, please. Do not pick up and say, आज मुझे जेनेटिक टेस्ट करना है, पैसे की बात नहीं है, ऐसे नहीं है. डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को लगे कि जरूरी है और ये जेनेटिक की कारण हो सकती है तो हम टेस्ट करेंगे. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मम्मी डैडी बेटी बेटा किसी का और करना है कि नहीं. पहले सिर्फ बच्चे का करो. आपने उसके बच्चों को, ये एक अगेन एक्सटेंशन टू दैट सेम क्वेश्चन मैम, कि जिन्होंने बोला कि बेटी का टेस्ट करना है अगर बेटे को हियरिंग लॉस है, तो उन्होंने पूछा है कि क्या उसके बच्चों को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? और मैम आप नागपुर में कब और कहाँ आते हैं, कैन यू प्लीज टेल?
पहले मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ कि कल आपका पिक्चर या मेरा पिक्चर क्या होने वाला है, तो मैं आपको कैसे बोलूं कि आगे का पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में किसको क्या होने वाला है। समझे? याद रखो, हर प्रेगनेंसी में 1% चांस है कि आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होएगा। ये सब मम्मी को, सब परिवार को चांस के 1% चांस है कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम होगा। जेनेटिक की होए 25% चांस हो जाती है। वो हल्का ज्यादा टका नहीं होता है, वो 1 का 2 नहीं हो गया, 1 का 25 हो गया, बहुत भारी हो जाता है। उसके लिए जेनेटिक का टेस्ट करना, पर 1% चांस, वो रिस्क हम लोग को सब लेना पड़ता है कि अपने बच्चे में दिखने में या अंदर से या केमिकल में या कोई ऑर्गन में, वो 1% चांस हम कोई बोल नहीं सकते। और मैं नागपुर में जाती थी, अभी बंद कर दिया है, मैं साल में 1 बार जाती हूँ, डॉक्टर शिम्बलकर का क्लिनिक में जाती हूँ, गेट वेल हॉस्पिटल में। पर अभी के लिए ये साल तो कुछ हुआ नहीं है, शायद नेक्स्ट ईयर देखेंगे। एक प्रश्न और है मैम, कंजेनाइटल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस विद टाइप 2 डिफॉर्मेशन एंड नो अदर ऑब्वियस सिम्टम इन बॉडी हो तो जेनेटिक टेस्टिंग कितना यूजफुल होगा? He means to say the type 2 anomaly of the cochlea. Yeah, so these are variants. If there's nothing else, again आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके, ये सिर्फ फिक्स नहीं है। स्ट्रक्चरल होए तो यूजुअली इतना ज्यादा चांस नहीं है कि अपने को जेनेटिक, बट मेनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैव एसोसिएटेड जेनेटिक प्रॉब्लम्स। So to be on the safe side, I would definitely do a genetic test to rule out, and then go ahead and do whatever your treatment is. So thank you so much, Dr. Anaita. आपने अपना कीमती वक्त हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर किया। आपका एक्सपीरियंस जो इतना वास्ट है, आई डोंट थिंक कोई और इतना बेहतर हमें हमारे पेरेंट्स को समझा पाता। Thank you so much for it and giving your valuable time from the team of WeConnect. And our parents, whenever they need you, ma'am, they will be in touch with you. Sure. And I'm sure you will always be there to guide them.